देखो कितना आसान चैप्टर है। सारे सेंटर सुनिएगा। आज एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। क्या है ये चैप्टर? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। चलो बोर्ड की सारी यादें ताजा करते हैं। आज डेट क्या है ये बताइएगा। आज क्या डेट है? 22। ठीक है। सीए फाउंडेशन याद आ रहा है स्कूल में कुछ? हाँ हाँ सर याद आ रहा है। तो चलिए उसी को क्लियर करते हैं। देखो भाई, हाँ हाँ अब दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भाई इसका? क्या नाम है? हाँ लास्ट वर्ड। अच्छा नाम है इसका बबलू। देखो भैया यहां पे बबलू भैया और गुड्डू भैया के अलावा कोई नहीं है, बस नाम तो यही चलेंगे। बबलू। बबलू एक बार एक दुकान पे गया। सुनना बात ध्यान से। बबलू एक बार एक दुकान पे गया और दुकान पे जाकर के उसने दुकानदार से बोला भैया कोई एक बढ़िया सा मोबाइल दिखाओ। दुकानदार ने उसको एक मोबाइल दिखाया। ठीक है। कहता नहीं भैया कोई दूसरा दिखाओ, पहली बार में तो समझ में आता ही नहीं ना। उसने एक मोबाइल और दिखाया। बोला नहीं भैया मजा नहीं आ रहा, कोई बढ़िया सा दिखाओ ना सर। उसने एक मोबाइल और दिखाया। बोला यार इसमें तो ड्यूल सिम नहीं है। उस बेचारे ने एक मोबाइल और दिखाया। बोला यार इसका तो कैमरा अच्छा नहीं है। उसने एक मोबाइल और दिखाया। बोला यार नहीं इसमें तो 4G नहीं चलता। उसने एक और दिखाया। हाँ उसने एक और दिखाया। कहता नहीं इसमें तो जो है पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। एक और दिखाया। कहता नहीं इसमें तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। तो दुकानदार को गुस्सा आया और वो एक चाइनीज मोबाइल उठा के लाया। बोला ये ले जा, ये ले जा, इसमें सब चलता है, इसमें बैटरी भी अच्छी है, इसमें जो है वो चार्जिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कैमरा भी अच्छा है, गूगल भी इसमें बढ़िया से चलता है। तो बस इसकी तो वही आदत। कहता है अभी तो मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी बोलेगी तो लूंगा वरना नहीं लूंगा। भैया कमाल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कई बार बिजनेसमैन जो है, सुनना बात ध्यान से, अब इस बिजनेसमैन को गुस्सा आएगा। बिजनेसमैन बोलेगा यार तो एक काम करिए सारे मोबाइल ले जा, तेरे को इसमें से जो पसंद आए ना वो रख लेना और जो ना पसंद आए ना वो हमें वापस लौटा जाना। लेकिन ध्यान रखना भैया 10 दिन के अंदर अंदर तेरी जिस भी मम्मी को दिखाना है ना दिखा देना, उसके बाद जो है ना अगर मोबाइल बदला तो मैं वापस नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब इसने अपने कस्टमर को माल भेजा है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होता है कि कई बार बिजनेसमैन जो है, सुनना बात ध्यान से, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का, कि बिजनेसमैन जो है वो गुड्स मार्केट में बेचना चाहता है, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में प्रमोट करना चाहता है। तो ऐसे में वो ये तो बोल नहीं सकता कि भैया आपको मोबाइल बेचना ही पड़ेगा, हमारा ये माल बेचना ही पड़ेगा। तो वो अपने कस्टमर को माल देता है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। आपको पसंद आए तो आप रख लो वरना आप हमें वापस लौटा दो। तो सर किसको माल दिया जाता है? जनरली ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो उन लोगों के बीच में होते हैं जो एक तो होलसेलर होता है, बात समझ में आ रही है, और एक रिटेलर होता है।
जो सप्लायर है वो अपने रिटेलर्स को कहता है कि आप ये माल हमसे ले लो, आपसे बिक जाए तो बेच देना और ना बिके ना तो 15 दिन के बाद हमें वापस लौटा देना। आपने देखा होगा मार्केट में अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया बिस्किट आता है, तो वो बिस्किट वाले पहले क्या अपने दुकानों पे माल देके जाते हैं, बोला जी आप रख लो, बस हमारे अपने काउंटर पे हमारा माल रख लो, बिक जाए तो ठीक है, ना बिके तो आप हमें वापस लौटा देना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मार्केट में अगर किसी नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो तो माल जो है वो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे बेचा जाता है। अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में होता क्या है कि माल जो है वो हमने आपको इस शर्त पे दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है, माल के मालिक हम ही है आज भी, बस पोजीशन हमने आपको दे दिया है, बिक जाए तो आप बेच देना, ना बिके तो आप हमें हमारा माल वापस लौटा देना। बात समझ में आ गई क्या? बोलो प्रयागराज, बोलो बिलासपुर, बोलो बठिंडा, बोलो आगरा, अरे लक्ष्मीनगर बोलो। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब समझ में आया? भैया तुम्हें समझ में आ जाए तो माल बेच देना और ना बिके तो हमें हमारा माल वापस लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। या तो आप अप्रूव कर देना या आप हमें हमारा माल वापस लौटा देना। तो सर कब ऐसा काम होता है कि जो माल हमने प्रयागराज सेल के बाद उसका पैसा कैसे मिलता है? देखो प्रयागराज बेटा, इस कंडीशन में सारा काम उधार में होता है। जेन्युइन कस्टमर को, बठिंडा बेटा बस छोटी सोच मत रखो तुम बबलू मोबाइल लेके भाग जाए तो, जेन्युइन कस्टमर जो होते हैं ना उन्हीं को माल अप्रूवल पे दिया जाता है। सारा काम उधार पे होता है। माल बिक जाता है तो वो बाद में उसका पैसा चुका देते हैं, माल नहीं बिकता है तो वो माल वापस लौटा देते हैं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, सेल ऑफ गुड्स का एक एक्ट बना हुआ है 1930, उसके अकॉर्डिंग किस किस कंडीशन में इसको सेल माना जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि इसको हम सेल मान सकते हैं। देखो सुनना ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन, अगर उसने अप्रूवल दे दिया, व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड, अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो उसको सेल मान लेंगे। भाई मान लो मैंने किसी एक रिटेलर को बोला कि ले भैया मेरा माल बेच देना, उसने अपनी दुकान में माल रखा और उसका माल जो है वो फटाफट बिकने लग गया। अप्रूवल पे दिया था लेकिन उसने बाद में मेरे को फोन करके बोला भाई साहब आपने जो माल भेजा था ना वो मैंने बेच दिया है, मतलब वो मेरे लिए सेल हो चुकी है, व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड। दूसरा, हमने उसको बोला था या तो 15 दिन में माल बेच लेना, या तू अप्रूवल पे लेके जा, या तो तू अप्रूवल दे देना, और अगर अप्रूवल नहीं देगा तो 15 दिन के बाद मैं उसको रिटर्न नहीं लूंगा। तो इसका मतलब अगर उसने अप्रूवल दे दिया और 15 दिन के बाद में तो रिटर्न नहीं होगा, तो ऐसे में भी उसको क्या मानना पड़ेगा? सेल मानना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा काम, थर्ड, फर्स्ट व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड, व्हेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन ही डज सम एक्ट, जब वो कोई एक्ट करता है। कैसे सर? देखो सुनना ध्यान से। आजकल ना एक चीज बड़ी फेमस चल रही है, ठीक है? कैसे फेमस चल रही है वो चीज? सुनना ध्यान से। आजकल ना सर देखने को मिलता है जो यंगस्टर्स होते हैं ना सर, वो फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर करते हैं और फ्लिपकार्ट वाले को बोलते हैं भैया हमें एक जीन्स चाहिए, ठीक है? उसे जीन्स मंगवा लेते हैं, फिर शादी में बन ठन के चले जाते हैं जीन्स पहन करके, 10 दिन का टाइम पीरियड होता है ना वापस रिटर्न करने का, उसको वापस कर देते हैं, हमें हमारी आपकी जीन्स पसंद नहीं है, हमें हमारा पैसा वापस दे दो। होता है ना ऐसा? कितने करते हैं सच्चे बता देना मेरे को। हाँ देखो बबलू ने क्या किया, नालायक तो बबलू शक्ल से ही है, तुम्हें लग भी रहा होगा। हाँ भाई ये देखो, ये देखो, बबलू जो है वो दुकानदार के पास जाता है और जाकर के, दुकानदार का नाम है गुड्डू, और गुड्डू को जाकर के बबलू बोलता है हाँ भाई सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई तो दे रहा है। गुड्डू को जाकर के, वरना मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी है आप बता सकते हो, गुड्डू को जाकर के बबलू जो है वो बोलता है भैया जीन्स दिखाओ, उसे 4 जीन्स लेके चला जाता है। फिर वही वाली बात, और अभी तो मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी बोलेगी तो पहनूंगा, पता नहीं कौन सी मम्मी को दिखाएगा वही जाने। बबलू जो है वो, मम्मी तो बाना है, हाँ मम्मी जो है वो जीन्स देखेगी पता नहीं देखेगी। बबलू ने क्या किया, बबलू 4 जीन्स लेके चला गया।
अब बबलू के घर में या बबलू के रिश्तेदारी में या दोस्तों में शादी है। लो जी, हाँ कर देंगे बटिंडा, कर देंगे, सुन लो। उसके घर में शादी है। बबलू पहले दिन बढ़िया सी जीन्स पहनता है, बढ़िया सा एकदम टिप टॉप होकर के घूमता है। दूसरे दिन भी एक शादी है, उसमें भी जीन्स पहन लेता है, आकर के वापस पैक कर लेता है। तीसरे दिन भी एक जीन्स पहनता है, आकर के वापस पैक कर लेता है। अब चौथे दिन एक मामला हो गया। जो शादी थी ना, वो गुड्डू और बबलू दोनों के कॉमन फ्रेंड की थी। बबलू को पता नहीं था कि ये गुड्डू का भी दोस्त है। और लो जी, चौथे दिन क्या हुआ कि बबलू वही शादी में जाकर के चाउमीन खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मस्ती में घूम रहा है। और सामने जो गुड्डू आ जाता है और गुड्डू बबलू को देखता है कि बबलू ने जो है वो गुड्डू की जो जीन्स अप्रूवल पे लेके गया था उसको पहन रखा है। क्या अगले दिन गुड्डू उससे वो जीन्स वापस ले लेगा? बोलो, क्या वो उससे वो जीन्स वापस ले लेगा? गुड्डू बोलेगा मेरे को नहीं मतलब है भाई, तेरे को पसंद आएगी नहीं है, तूने मेरी चीज को यूज किया है, व्हेन ही डज सम एक्ट। तो ऐसे में भी उसे क्या मान लिया जाएगा? सेल मान लिया जाएगा। लक्ष्मीनगर, आगरा, बठिंडा, प्रयागराज, बरेली, बिलासपुर, बोलो समझ में आया क्या? बोलो। बोलो समझ में आया क्या कि कब कब उसे सेल मान लिया जाता है? तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक जिसमें मैं, हाँ आ गया समझ? सारे बच्चे लिखना शुरू करेंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक बार स्क्रीन को देखिएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ गुड्स प्रयागराज बेटा, पटना बेटा, नॉर्मल सी बात है, वो सारे नहीं लेगा, सारे उसको पता चल जाएगा ना ये ऐसे काम करता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, उसके लिए भी प्रयागराज बेटा वही जिम्मेदार होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होएगा, उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होएगा। एक बार स्क्रीन को बदलिएगा। सेंटर्स, चलिए अब शुरू करते हैं। सारे बच्चे लिखेंगे मीनिंग। लिखेंगे व्हेन ए बिजनेसमैन वांट टू, राइटिंग समझ नहीं आ रही। व्हेन ए बिजनेसमैन वांट टू इंट्रोड्यूस, अब ठीक है? हाँ लक्ष्मीनगर, अब ठीक है? व्हेन ए बिजनेसमैन वांट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, then
sometimes goods are sent to customer, when goods are sent to customer on sale or approval basis, एक मिनट, on return or approval basis, it is called sale of goods on approval और रिटर्न बेसिस. इसे क्या कहते हैं? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. अब लिखेंगे इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, only possession of goods is given the, मैं शो कर दूंगा आपको पूरा एक साथ, ownership of goods is not transfer. गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, केवल गुड्स का क्या किया जाता है? पोजीशन दिया जाता है. लेकिन जनरली these transactions take place between a manufacturer, ये जनरली ट्रांजैक्शन किस किस के बीच होता है? या तो कोई मैन्युफैक्चरर होता है एंड ए रिटेलर. जनरली ये ट्रांजैक्शन एक रिटेलर और एक मैन्युफैक्चरर के बीच में होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, in the following condition, in the following condition, in the following condition it is treated as actual sales. इन कंडीशन में इसे एक्चुअल सेल्स माना जाता है. पहला, फर्स्ट, व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड, जब अप्रूवल मिल जाए. व्हेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड. और तीसरा, थर्ड, व्हेन ही डज सम एक्ट, वो कोई एक्ट करे. इन तीन कंडीशन में जो है वो उसे क्या मान लिया जाता है? नॉर्मल सेल ट्रीट कर लिया जाता है. सारे बच्चे पहले नोट करेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. सारे बच्चे पहले इसे नोट करेंगे, आफ्टर दैट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. अगर कोई चीज नहीं आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा. एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा.
ठीक है, नोट हो गया। चलिए दूसरा नोट कीजिए, दूसरा नोट कीजिए। आज स्कूल वाला फीलिंग आ रहा है? बोलो, स्कूल वाला फीलिंग आ रहा है सबको? हाँ, नोट कीजिए सारे बच्चे। थर्ड पॉइंट बता दूंगा। अभी बताया तो था बिलासपुर, व्हेन ही डज सम एक्ट, बताया तो था वो शादी में जीन्स पहन करके घूम रहा था, तो इसका मतलब उसने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है, उसने उस प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करी है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? उसे सेल मान लिया जाएगा। अरे नोट हो गया क्या? हो गया? कितना समय लगाते हो तुम लोग? इतने मैं 7 बार नोट कर लूं, तुमसे एक बार नहीं होता। करते क्या रहते हो तुम लोग? हाँ, हाँ बिल्कुल, वो कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे उसको सेल मान लिया जाए। बरेली नोट किया, बिलासपुर नोट किया, काशीपुर नोट किया। चलो अब सुनना, देखो हमने ये सीख लिया सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होता है, कि जब भी कस्टमर को माल भेजा जाता है और इस शर्त पे भेजा जाता है कि या तो वो अप्रूवल, अरे प्रयागराज उसकी, हां बेटा कुछ चीजों को प्रैक्टिकली जोड़ना शुरू कर दो, अकाउंट की दुनिया से बाहर आओ थोड़ा। नॉर्मल लाइफ में जो काम हम करते हैं तुम नहीं करते। बचपन में सामने वाले अंकल की दुकान है, वहां से 4 चीज लेकर के आए और अंकल को बोलते मैं मेरी मम्मी को दिखा के लेके आऊंगा, मम्मी जो बोलेगी वो चीज तो मैं हाँ कर दूंगा और बाकी आपको आपका वापस लौटा दूंगा। हो सकता है समझ में ना आए तो चारों ही वापस लौटा दूं। और ये भी तो बोल करके आते थे प्रयागराज कि अंकल मैं आपको 2 दिन में दे जाऊंगा, 2 दिन में आपको आपका माल वापस दे जाऊंगा। और लेकिन तुम कई बार वो 2 दिन में देना भूल जाते हो, फिर तुम 5 दिन बाद रिटर्न करने जाते हो तो अंकल ये बोलते हैं नहीं बेटा अब मैं इसको रिटर्न नहीं लूंगा, तेरे को 2 दिन का टाइम दिया था, तू 5 दिन बाद आया है। तो वही तो काम मैं कर रहा हूं। पहला तुम हां करके आ जाओ, दूसरा टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, और तीसरा अब तुम अंकल के घर के सामने से वो जीन्स पहन करके घूमोगी तो क्या अंकल वापिस वो चीज ले लेंगे? व्हेन ही डज सम एक्ट, तीनों ही कंडीशन में अंकल क्या मान लेंगे? उसे सेल मान लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन सीखते हैं अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंटिंग को सीखते हैं। अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स, अब आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है। अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। Accounting for sale of goods accounting for sale of goods on approval और return basis। कैसे अकाउंटिंग करते हैं सुनिएगा। सेल ऑफ गुड्स और, हाँ ठीक है आगरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। पहला सुनना, when goods sent on approval on casually basis, when goods sent on approval on casually basis, when goods sent on approval on frequently basis, माना जाएगा ना। जब पटना वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में माल वापस लौटा दे तो उसे सेल नहीं मानेंगे। अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में माल वापस लौटा दे, वो बोले कि भैया मेरे को नहीं समझ में आया और मैं आपको माल वापस लौटा रहा हूं, तो उसको हम सेल नहीं मानेंगे। समझ गए? और when
सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन न्यूमेरसली बेसिस। अब आप लोग पहले सुनेंगे, बाद में समझना है इसके बारे में। देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे पहले। हाँ बस यहीं पढ़ा लेते हैं, वादियों में जाते हैं फालतू में, समुंदर के किनारे पढ़ते लिखते तो तुम हो नहीं। पहली कंडीशन, अच्छा समुंदर के किनारे चलना है, चलो ठीक है, अब ठीक है, अब खुश। हाँ न्यूमेरसली NUMEROUSLY मैं दिखा दूंगा प्रयागराज, अब तुम तसल्ली रख लो। देखो दुनिया में क्या होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, शॉपिंग करने तुम जाते हो? तुम सारे लोग शॉपिंग करने जाते हो क्या? ध्यान से सुनना बस, अब सारे बच्चे जो है ना ऐसे बैठ जाओ, नोटबुक को बंद कर दो, बंद कर दो नोटबुक, मेरी कहानी सुनेंगे बस। सारे बच्चे ऐसे बैठ जाओ, नोटबुक बंद कर दो, कहानी की तरफ फोकस करो, कहानी सुनते हैं। देखो तुम लोग शॉपिंग जाते हो, मेरे को फटाफट जवाब दो। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलो। अरे धनबाद मेरी आंखों के तारे, बेटा कहां हो तुम, जवाब दो मुझे। हाँ जाते हो। अच्छा देखो शॉपिंग करने के लिए लड़के समय ज्यादा लगाते हैं कि लड़कियां? लड़कियां शॉपिंग में समय ज्यादा लगाती है। देखो हाँ ऐसा होता है, ठीक है। आज आपको एक जोक सुनाता हूं, जोक सुनाऊं? जोक सुनोगे? हाँ सर सुनाओ, तो तैयार बैठे हैं सर, यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या? हम तो इन्हीं चीजों के लिए तो यहां आते हैं। चलो सुनना। एक बार क्या हुआ, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। हाँ एक डॉक्टर था, एक एडवोकेट था और एक शॉपकीपर था। एक डॉक्टर, एक एडवोकेट और एक शॉपकीपर। ध्यान से सुनना। तो तीनों मर गए। तीनों ऊपर पहुंचे यमराज के पास। यमराज ने पूछा, तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछा, बोला तुम धरती पे क्या करते थे? बोला जी मैं धरती पे डॉक्टर था। बोला डाल दो उसको उबलती हुई कढ़ाई में। बोला क्यों? बोला तूने लोगों को बहुत लूटा है, तूने लोगों को बीमारी के नाम पे बहुत लूटा है, तूने बहुत पाप किए हैं, डाल दो उसको उबलती कढ़ाई में। डाल दिया। एडवोकेट का नंबर आया। बोला तुम क्या थे धरती पे? बोला जी मैं वकील था, मैं लोगों को न्याय दिलाता था। बोला डाल दो उसको भी उबलती कढ़ाई में। बोला क्यों? कहता तुमने जो है वो कई बार लोगों को झूठे केस में फंसाया है, उनको झूठी सजा दिलवाई है। तूने अपने क्लाइंट को बचाने के चक्कर में कई लोगों को झूठा साबित किया है, डाल दो उसको उबलती कढ़ाई में। अब नंबर आया शॉपकीपर का। बोला जी तुम धरती पे क्या करते थे? बोला जी मेरी दुकान थी। बोला काय की दुकान थी? बोला जी कपड़ों की। बोला क्या बेचते थे तुम? तो कहता जी मैं साड़ियां बेचता था। बोला भेज दो इसको स्वर्ग में, भेज दो, नरक तो इसके लिए धरती पे ही था। एक साड़ी कोई खरीदने आए, बेइज्जती हो जाएगी अगर 50 साड़ी ना देखी हो तो। पसंद पहले वाली ही करनी है, अरे तो बहन फिर देखी क्यों? लेकिन नहीं, देखनी है। एक साड़ी लेने आएंगे और साड़ी कम से कम 50 देखेंगे। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में उस दुकानदार को इतना परेशान किया जाएगा कि बेचारे के लिए जो है नरक तो धरती में ही था। तो सुनना बात ध्यान से। हाँ बटिंडा राइट है, एकदम राइट है। अब देखो, हाँ इधर आ जाओ। अरे इस कहानी के सही पात्र और घटनाएं काल्पनिक, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहीं तुम बिना ही मतलब में। मैं पढ़ाने के मूड में आया हूं, बस अब पढ़ते हैं अपन, बाकी चीजों पे बात बाद में करेंगे।
देखो क्या हुआ कि जो लड़के होते हैं वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक होते हैं जख्मी आशिक, उनको अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें जीन्स पहननी है, अरे जैसी मिल जाए वैसी पहन लेंगे। टूटे हुए दिल के जो होते हैं ना, ये लो आप समझ जाना, टूटे हुए दिल के जो लोग होते हैं ना, नॉर्मली सारे ही लड़के होते हैं, वो जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, सुनना बात ध्यान से, दुकान पे जाते उसको बोलते हैं भैया जीन्स दिखाना, कपड़े दिखाना। तो कपड़े में पहली बात तो ये है कि कोई नई फैशन नहीं है, कोई पुरानी फैशन नहीं है, कोई नया नहीं है। ये पता है या तो जीन्स लेनी है, या फिर टी शर्ट लेनी है, या फिर शर्ट लेना, बस बात खत्म। उनकी जिंदगी, उनकी चॉइस यहीं पे खत्म हो जाती है। अब रोज रोज नई नई फैशन तो उनको बेचारों को पता नहीं होती है, कितने भोले होते हैं। तो सुनना ध्यान से कि ऐसे में वो जाकर के दुकान पे बोलते हैं भैया कपड़े दिखाओ, और वो फटाफट उनके सामने 4 जीन्स रखता है, 4 टी शर्ट रखता है, 4 शर्ट रखते हैं, उसमें से 2 जीन्स ले ली, 2 शर्ट ले ली, 2 टी शर्ट ले लिए। मतलब ये हुआ कि लड़कों को शॉपिंग करने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। हां, 100 में से कोई 1-2 डिफेक्टिव पीस होते हैं लड़कों में भी, उनको बड़ा समय लगता है। उसको देखेंगे, भैया ये खराब तो नहीं हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी, मैं मम्मी को दिखाऊंगा, पसंद आएगी तो लूंगा वरना नहीं लूंगा। तो यहां पे 100 में से कोई 2 कस्टमर ऐसे आते हैं जो माल अप्रूवल पे लेके जाते हैं। बाकी 98% कस्टमर जो होते हैं ना, वो 100% जो है वो माल एक बार में पसंद कर लेते हैं, वापस रिटर्न का मामला नहीं आता। देखो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे होते हैं 70 और 30 की रेशियो वाले। सर ये 70 और 30 की रेशियो क्या होते हैं, जहां पे शॉपिंग करने के लिए हां, जहां पे शॉपिंग करने के लिए हंसों के जोड़े जाते हैं ना, तो वहां 70 और 30 का रेशियो चलता है। कैसे चलता है, सुनना बात ध्यान से। अगर मान लो कि किसी दुकान पे कपड़े खरीदने गए, एक लड़का अपनी दोस्त के साथ, हां अब ज्यादा इमोशनल ना होए सारे, अजीब अजीब, हाँ एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बस इतना, यही है तुम्हारी सोच। देखो एक लड़का अपनी दोस्त के साथ में, अच्छा ठीक है चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गए, अब खुशी मिल गई, अब मिल गई तुम्हें सुकून, हाँ ठीक है। हंसों के जोड़े जो शॉपिंग पे गए, अब वहां जब शॉपिंग होगी तो क्या होगा भैया, हाँ जानू पसंद आया, बेबी सोना पसंद आया, हाँ कैसा है, अच्छा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो जी क्या होता है, वहां पे तो रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़के ने लड़की की पसंद के बिना अगर कोई कपड़ा खरीद लिया, दुकान पे कुछ नहीं होगा, दुकान से बाहर जाने के बाद तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैंने बोला था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने दोस्तों की पड़ी रहती है, उनके सामने मेरी इंसल्ट करनी होती है, मेरी बेइज्जती करनी होती है, मैंने बोला था तुम्हें, मैंने आंखों के इशारे, तुम समझते ही नहीं हो मुझे, तुम में अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज ही नहीं है। और लो जी, ये 30% ऐसे केस हो जाते हैं, मतलब 100 में से 30 तो ऐसे जोड़े मिल ही जाते हैं कि पहले माल लेकर के जाएंगे, बाद में माल वापस लौटा करके जाएंगे, पहले माल लेकर के जाएंगे, बाद में माल वापस लौटा करके जाएंगे। तो 100 में से 70 लोग तो ऐसे हैं जो माल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो माल वापस रिटर्न कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? पहला जख्मी आशिक, ले गए तो ले गए, उन जख्मी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई 100 में से 1-2 ऐसे होते हैं भूले बैठ के जो माल वापस लौटाते हैं, मतलब कैजुअली बेसिस पर। दूसरा फ्रीक्वेंटली, 100 में से 30 ऐसे कस्टमर हैं जो माल वापस लौटा करके जाएंगे। यहां पे कोई नहीं लौटाता, कोई 100 में से 2 लौटाते हैं, यहां पे 100 में से 30 ऐसे हैं जो माल वापस लौटाने की कंडीशन में होते हैं।
समझ में आ गया। तीसरा तो भगवान के भरोसे है, जहां पे खाली लड़कियां शॉपिंग के लिए जाती है तो उस दुकानदार को पता है कि 100 साड़ी आज बिकी है, गारंटी नहीं है सारी 100 बिक जाएगी, 100 की 100 वापस आ सकती है, 100 की 100 जो है वो वापस आ सकती है। 3 कंडीशन होती है, पहला जहां पे कैजुअली बेसिस पे, दूसरा जहां पे फ्रीक्वेंटली बेसिस पे, और तीसरा जहां पे न्यूमेरसली बेसिस पे। तीनों कंडीशन समझ में आ गई क्या? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, अरे बोलो, सबको समझ में आया? तो सुनना, मैं वापस से लिख देता हूं एक बार, पहला और दूसरा और तीसरा। पहला, when goods sent on approval, when goods sent on approval on casually basis, when goods sent on approval on casually basis। दूसरा, when goods sent on approval on, हाँ वो पटना में शो करवा दूंगा, on frequently basis, और when goods sent on approval on न्यूमेरसली बेसिस। यहां पे क्या होता है, जख्मी दिल होते हैं 100 में से कोई 2। यहां पे क्या होते हैं, यहां पे हंसों के जोड़े होते हैं, 100 में 70 और 30 का रेशियो चलता है, और यहां पे तो भैया 100 के 100 अप्रूवल पे माल लेकर के जाते हैं। तो पहली कंडीशन में सुनना ध्यान से, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। बड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बाद में नोट कर लेना। सेल और रिटर्न जर्नल इज प्रिपेयर्ड, सेल और रिटर्न डे बुक सुनना, सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर। अब एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं पहले पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे नोट कर लीजिए। अरे भाई सबको समझ में आ गया क्या? कोई भी बच्चा इन बातों को दिल पे ना ले। इस कहानी के सही पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कई इमोशनल हो जाते हैं। लास्ट पेज क्या था? लास्ट पेज पढ़ना यही था। तुम लोग ना बड़े परेशान होते हो। लास्ट पेज क्या था? ये था। हाँ जल्दी जल्दी नोट करो। अरे धनबाद, मेरी आंखों के तारे बेटा, कहां हो तुम? कहां हो तुम धनबाद? मेरी तो आंखें तरस गई है धनबाद तुम्हें देखने के लिए। कहां हो? देखो तुम्हारी याद में रो रो के मैंने आंसुओं से पानी की बोतल भर डाली। सेल और रिटर्न डे बुक, लक्ष्मीनगर सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यही हो ना धनबाद? हां
पढ़ लो बटिंडा, पढ़ लो। हाँ, डन। आगरा कल क्लास है, बिल्कुल कल ऐसा क्या है जो कल क्लास नहीं होगी? कुछ स्पेशल है क्या कल? हाँ, जल्दी जल्दी नोट करो। आई होप नोट हो गया होगा आप लोगों का, आप लोग खुद से नहीं बोलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है, देखो भाई ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन किसकी होती है? बोलो, पहली कंडीशन किसकी होती है? बोला सर जख्मी लोग जो होते हैं, जख्मी दिल जो होते हैं उनकी होती है। व्हेन गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल ऑन कैजुअली बेसिस, जब गुड्स अप्रूवल पे भेजा जाए कैजुअली बेसिस के ऊपर। सर कैजुअली बेसिस का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, लिखेंगे आप इसके बारे में, लिखो। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, कम ट्रांजैक्शन हो, मतलब कोई 100 में से 2 लोग ऐसे आते हैं जो अप्रूवल पे माल लेकर के जाते हैं, बाकी 98 तो क्या है, हाँ भैया पैक कर दो ठीक है ओके, मतलब उन्हें अप्रूवल पे ले जाने की जरूरत ही नहीं होती है। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू देन गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल ऑन कैजुअली बेसिस, गुड्स अप्रूवल पे भेजा जाता है कैजुअली बेसिस पे। लिखो, when goods sent on approval then it is treated as actual sale, और उसे एक्चुअल सेल मान लिया जाता है। एंड नॉर्मल जर्नल एंट्री इज पास्ड, जब गुड्स अप्रूवल पे भेजा जाए और उसको नॉर्मल सेल मान लिया जाए तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सारे बच्चे नोट करेंगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री इज पास्ड। हाँ, नॉर्मल जर्नल एंट्री इज पास्ड, नोट करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं अपन। अगर अप्रूवल पे माल भेजा जाए और अप्रूवल पे माल भेजा जाए, ट्रांजैक्शन कम हो, मतलब कोई 100 में से 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो अप्रूवल पे माल लेके जाते हैं, उनमें से भी एक का चांस होता है वो अप्रूवल पे माल रख लेगा, एक होता है जो माल वापस लौटा देगा। तो ऐसे में हम क्या कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो सीखेंगे। देखो सबसे पहले, अच्छा बिलासपुर, प्रयागराज,
बेटा मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल का एक लेसन जो है वो आपके यूट्यूब पे अपलोड किया था। दूसरा जो टॉपिक है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरा टॉपिक आज आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आप लेकिन मेरे साथ साथ मेरी बातों को सुनिएगा और फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। देखो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल में मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, क्या तुम लोगों ने ये 3 एंट्री कभी करी है? कौन कौन सी सर? अभी बताता हूं। हां कौन कौन सी? हां लक्ष्मी नगर बाद में शो कर लेना। पहली फर्स्ट एंट्री, व्हेन गुड्स सोल्ड, जब माल बेचा जाए। प्रयागराज सुनना बेटा, पहली बात तो ये कंफर्म है क्या ये माल हमने उधार बेचा है, नगद में तो नहीं बेचा। ये माल हमने उधार में बेचा है, ये बात कंफर्म है। और अगर माल उधार में बेचा तो बेसिक एंट्री क्या बननी चाहिए? बोलो। मान लो आपने बबलू को माल उधार में बेचा तो बेसिक एंट्री क्या बननी चाहिए? खाली प्रयागराज बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। बबलू को माल उधार में बेचा, क्या एंट्री बननी चाहिए? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो प्रयागराज, आज मैं पढ़ाने के मूड में आया हूं। लक्ष्मीनगर एक चांटा मारूंगा ना 3 दिन वही नाचेगा। मैंने प्रयागराज से पूछा है, खाली प्रयागराज जवाब देगा। माल बेचा बबलू को, प्रयागराज कुछ भी बोल ले तू, कैश दिया टू बबलू, तेरे अंकल जी लगते हैं बबलू, तेरे को ऐसे ही पैसा देके चले जाएंगे, नालायक। बबलू को माल बेचा तो एक तो बबलू का अकाउंट ओपन हुआ, एक तो बबलू का अकाउंट ओपन हुआ, और दूसरा तूने माल बेचा तो एक सेल्स का अकाउंट ओपन होता है। सुन ले ये एंट्री, बाद में नहीं बताऊंगा। एक तो बबलू का अकाउंट ओपन होएगा, दूसरा सेल्स का अकाउंट ओपन होएगा। बबलू को माल बेचा तो देखिए, अगर मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लगाता हूं तो रूल ये होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल सुन लेना, दोनों रूल सिखाऊंगा। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है, बबलू एक इंसान है, वो पर्सनल अकाउंट है। बबलू कहता है डेबिट द रिसीवर। बबलू को माल बेचा तो बबलू को डीआर करो, और माल बेचा तो हमारे पास से माल गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने इसको सीआर कर दिया। दूसरे सेंस में अगर समझना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं, सिंपल सा मीनिंग क्या है, बबलू को माल बेचा तो हमारी एसेट बढ़ी, एक एसेट बढ़ी तो उसको डीआर करो। माल बेचा तो हमारा स्टॉक कम हुआ, हमारे पास से माल चला गया तो एसेट कम हो गई तो उसको सीआर करो। नॉर्मली इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूं कि माल बेचा व्हेन गुड्स सोल्ड टू बबलू, तो प्रयागराज एंट्री क्या बनेगी? बबलू अकाउंट डीआर टू सेल्स। बोलो बनेगी क्या? बबलू को आपने 50,000 रुपए का माल बेचा तो बबलू अकाउंट डीआर टू सेल्स एंट्री बनेगी? हां सर बनेगी। अच्छा, एक एंट्री और सीखो, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय बबलू। अब बबलू ने माल वापस दे दिया, बबलू ने माल वापस दे दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? सर बेचा हुआ माल जब भी वापस आता है ना तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। इसकी उल्टी, लेकिन प्रयागराज उसका नाम सेल्स नहीं होता, उसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू बबलू। बोलो समझ गए क्या? 50,000 का माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू बबलू। ये एंट्री भी समझ में आ गई क्या? ये दोनों एंट्री, दोनों बेसिक फंडामेंटल तुम्हारे क्लियर है प्रयागराज, माल बेचने की और माल वापस आने की। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको अकाउंटिंग सिखाता हूं। व्हेन गुड्स एंड ऑन अप्रूवल ऑन कैजुअली बेसिस। अब कैजुअली बेसिस में होता क्या है सुनना। पहली कंडीशन, व्हेन, पहली कंडीशन, कोई नोट नहीं करेगा। अगर कोई नोट करते हुए मुझे दिख गया ना इस कैमरे में, कसम गंगा मैया की, उसे और उसकी नोटबुक दोनों को यमुना में बहा दूंगा। मैं आज पढ़ाने के मूड में आया हूं। लो नोट करो पहले तुम।
ये बेटा प्रयागराज समझाने के लिए मैं दोनों एंट्री लिखवाऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं लिखवा रहा हूं। When goods sent on approval and approval received before 31st March। पहली कंडीशन, आपने माल अप्रूवल पे भेजा, मान लीजिए ऑन 25 मार्च, 25 मार्च को। पहले समझेंगे, मैं किसी बच्चे को ये दोबारा नहीं बताऊंगा, आप एक बार में इसको समझ लो, कोई नोट नहीं करेगा, सारे बच्चे खाली यहां पे फोकस करेंगे। किसी बच्चे ने ये बोल दिया ना, रिपीट कर दो सर, मारूंगा 100 गिनूंगा 2, ध्यान रखना। 25 मार्च को माल अप्रूवल पे भेजा, एंट्री क्या बनेगी, ऑन 25 मार्च गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है, कितने रुपए का, ₹50,000, 50,000 रुपए का माल आपने अप्रूवल पे भेजा। कैजुअली बेसिस में हम ये मान के चलते हैं कोई 100 में से 2 कस्टमर ऐसे होंगे जो माल वापस लौटाएंगे, उनमें से भी एक लौटाएगा, एक तो रख ही लेगा, तो हम उसके लिए कोई अलग से हिसाब नहीं रखते। हम ये मान के चलते हैं यार 100 के 100 हमारा माल बिक गया, कोई एक लौटाएगा तो उसको वापस सेल्स रिटर्न मान लेंगे। तो व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ₹50,000, तो एंट्री क्या बनेगी, ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल्स। तो एंट्री बनी, बबलू को माल बेचा, तो बबलू अकाउंट DR 2 सेल्स 50,000। ठीक है, अब सुनना, ऑन 31st मार्च व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड, अगर 31 मार्च को अप्रूवल मिला, बोलो 31 मार्च को अब तुम क्या एंट्री करोगे। भाई तुमने 25 मार्च को अगले को माल भेजा था और उससे अप्रूवल 31 मार्च को आ गया, उससे पहले आ गया, 30 मार्च को आ गया, 28 मार्च को आ गया, बोलो अब तुम क्या एंट्री करोगे, उस 31 मार्च को क्या एंट्री करोगे। नो एंट्री। पैसा तो वो 2 महीने बाद दे देगा, बरेली बेटा पैसा तो हो सकता है वो 2 महीने बाद दे, 3 महीने बाद दे, 1 महीने बाद दे। नो एंट्री, माल बिक गया, बात खत्म, अब हमें कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन 31st मार्च, ऑन 31st मार्च व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अब 31 मार्च को कस्टमर ने माल वापस लौटा दिया। अब अगर 31 मार्च को कस्टमर ने माल वापस लौटा दिया, सुनना बात ध्यान से, अगर कस्टमर ने तुम्हें माल वापस लौटा दिया तो क्या करें सर, इसका मतलब वो माल नहीं बिका और आपने सर माल वापस लौटा दिया, तो सर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री बना लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR 2 बबलू, और कितना 50,000। ये भी क्लियर है, वेरी गुड प्रयागराज। अगला सुनना, लेकिन अब सुनना, ऑन 31st मार्च अप्रूवल टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड, अप्रूवल टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया एंड अप्रूवल इज नॉट रिसीव। अब क्या हो गया सर, इस डेट को क्या हुआ सर, इस डेट को अप्रूवल टाइम पीरियड खत्म हो गया और हमें उससे अप्रूवल नहीं मिला। हमने बोला भैया 31 मार्च तक माल वापस लौटा देना, 31 मार्च को सुबह हम माल वापस नहीं लेंगे, 30 से पहले पहले देख के चला जाएगा तो ठीक है, 31 से पहले पहले देख के चला जाएगा ठीक है, जो भी टाइम पीरियड हो, उसके बाद हम माल वापस नहीं लेंगे, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। बोलो अब तुम क्या करोगे सर, अगर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, उससे अप्रूवल मिला हो या ना मिला हो, हम तो इसे ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, हम तो इसे सेल मान लेंगे सर, और हमने उसको सेल मान करके पहले ही एंट्री बना रखी है, तो अब हमें कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है।
हमने इसे सेल मान करके एंट्री बना रखी है, अब हमें कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे जिगर के टुकड़े प्रयागराज बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे प्रयागराज बेटा उधारी है, उधारी दे देगा, मरो मत ऐसे पैसे के लिए। वो दे देगा तुम्हें, महीने 2 महीने बाद हिसाब कर लेगा तुमसे, पैसे कहां है, पैसे कहां है। अरे मिल जाएंगे देता आदमी पैसे, क्यों परेशान हो रहा हो, क्यों पैसा पैसा कर रहे हो, दे देगा वो पैसे, पैसे की कोई मनाही नहीं है। तुम तो हिसाब देखो, सेल हुई कि नहीं हुई, समझ गए? परेशान हो रहे हैं पैसों के लिए, बोलो कितने चाहिए, क्लियर है? अब देखो मुद्दा कहां घूमता है, सुनना बात ध्यान से। ये एक एक्चुअल सेल वाला केस, प्रयागराज क्या उसको नॉर्मल एक्चुअल सेल मान लेंगे, और एक्चुअल सेल का मतलब ये एंट्री पास करेंगे, लेकिन ये तो हमने 25 को ही कर दी। ट्रीटेड एज सेल्स, एक्चुअल मत लिख ले, इसके साथ तो ना एक एक शब्द का ध्यान रखना पड़ता है, गलती से कोई गलत चीज लिख दो ना, ट्रीटेड एज सेल्स, ठीक है, और ले सेल्स हो गई और सेल्स की एंट्री बना दी अपन ने, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट केस सुनना, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आता, वो तो टाइम पास के लिए पढ़ाया था। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पक्का एग्जाम में आता है, और ये किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आता, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो अब ये इंपॉर्टेंट केस है। कई बार क्या होता है, कई बार व्हेन गुड्स sent on approval and approval time period will be expired after 31st March। अब इसको सारे बच्चे पहले सुनेंगे, अप्रूवल टाइम पीरियड विल बी एक्सपायर आफ्टर 31st मार्च, ये क्या होता है? देखो पहले आप देसी लैंग्वेज में समझना कि 31 मार्च को मैं क्या करता हूं, 31st मार्च को मैं क्या करता हूं, बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। 31st मार्च को मैं क्या करता हूं? सर 31st मार्च को जो है आप अपने अकाउंट्स क्लोज करते हो। हाँ ठीक है, एकदम सही कह रहे हो, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। अब एक बात बताओ, हमने 25 मार्च को माल भेजा और तुम इसको सेल मान के बैठ गए। 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को आपने क्या कर लिया, माल रिटर्न नहीं आया, अकाउंट बंद कर दिए, सेल मान ली तो आपने अपना इसे प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया। सेल मान ली इसका मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना करके इसका प्रॉफिट निकाल लिया, उस साल आपने इसको सेल माना तो वो आपके प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया। कुछ तो महंगा बेचा होगा आपने उसको माल, बात समझ में आ रही है? आपने माल उसको महंगा बेचा होगा, मतलब वो उसके प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया। लेकिन क्या हुआ, सन की आदमी है, 4 अप्रैल को, हमने तो उसको 5 अप्रैल तक का टाइम दे रखा था, 4 अप्रैल को वो जो है वो माल वापस लौटा देगा। बोला भैया रख लो, मेरे को नहीं समझ में आया। हमने कहा भैया हमने तो अकाउंट क्लोज कर दिया। बोला इसमें मेरी थोड़ा ना गलती है, आपने मेरे को बोला 5 अप्रैल से पहले पहले माल वापस लौटा देना, मैंने तो लौटा दिया, माल वापस रखो, कोई पैसा वैसा नहीं है, उधार के ट्रांजैक्शन है। तो क्या करें, बोलो क्या करें? आपने 31 मार्च को उसको सेल मान करके गलती कर दी, आपको क्या करना चाहिए था? अच्छा दूसरी बात, एक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी है कि आपने जब सेल 4 अप्रैल को करी है, अप्रूवल कंफर्मेशन तो 4 अप्रैल को मिला ना, तो आपको जब अप्रूवल 4 अप्रैल को मिला, सुनो पटना सुनो, आपको जब अप्रूवल 4 अप्रैल को मिला तो वो लास्ट ईयर की सेल होनी चाहिए कि करंट ईयर की सेल? ये बताओ पटना। 4 अप्रैल को अगर अप्रूवल है तो भैया सेल भी 4 अप्रैल की मानी जानी चाहिए, उससे पहले तो आप उसको सेल मान नहीं सकते। आपने गलती कर रखी है, आपने 25 मार्च को उसको सेल मान लिया। बोलो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, जो जो बातें मैं बता रहा हूं? अरे बोलो लक्ष्मीनगर, बठिंडा, आगरा, प्रयागराज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? वेरी गुड, सुना ध्यान से। तो कहने का मतलब यह हुआ, क्या बताऊं फिर से, बातों को सुनते नहीं क्या प्रयागराज तुम? एक बार में सुन लिया करो। मेरे को बोला ना, मैंने कहा गुस्सा मत दिलाओ मेरे को,
जब कोई नई चीज अकाउंट से रिलेटेड पढ़ाऊं ना, तब तुम दोबारा पूछो। लेकिन ये तो जनरल बातें बता रहा हूं कि 25 मार्च को तुमने माल बेचा और तुमने 31 मार्च को उसको अपने अकाउंट बंद कर लिया, अपनी इनकम में इंक्लूड कर लिया, लेकिन वो नालायक आदमी 4 अप्रैल को तुम्हें माल वापस लौटा के चला गया, तो तुमने तो गलती कर दी ना। उस माल पे प्रॉफिट जोड़ लिया जो वास्तव में बिका ही नहीं है। उस माल पे प्रॉफिट जोड़ लिया ना जो वास्तव में बिका ही नहीं है, वो तो माल वापस आ गया। तो तुम बोलोगे सर जिस दिन माल वापस आया उस दिन आप भी वापस की एंट्री कर दो। कैसे कर दूं? मैंने तो खाते ही बंद कर दिए। 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ता है? और वास्तव में अगर देखा जाए तो 4 अप्रैल तक आप इसको सेल मान भी नहीं सकते हैं। चलो 4 अप्रैल 31 मार्च से पहले पहले कुछ भी किया हो, भैया आखिरी टाइम में तो सही काम करो। घर वाले बोलते हैं ना साल भर कुछ भी नहीं किया, आखिरी टाइम में तो पढ़ाई करो। तो 31 मार्च को तुम्हें खाते को क्लोज करना जरूरी था और उसमें कोई भी कमी थी उसको ठीक करना जरूरी था। तो इन दैट सिचुएशन में क्या करूं? इन दैट सिचुएशन में उसको सेल नहीं मान सकता। 25 मार्च को आपने उसको सेल मान रखा, वो एकदम गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करेंगे? टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले आप उसको एक्चुअल सेल नहीं बोल सकते हैं। अब उसको हम तो क्या करते हैं पटना कि 25 मार्च को माल भेजा है और 28 को अप्रूवल मिल गया तो वैसे सेल मान लेंगे, नहीं मिला तो भी सेल मान लेंगे, और रिटर्न हो गया तो रिटर्न की एंट्री कर देंगे। उसका 31 मार्च में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दा कहां पे आ जाता है? मुद्दा यहां पे आ जाता है कि 25 मार्च को माल भेजा, सारी कहानी 28 मार्च तक की हो ना, तब तो 28 मार्च को सब क्लोज कर देंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे। मुद्दा यहां अटकता है 25 मार्च को माल भेजा और 4 अप्रैल को अप्रूवल मिला, बीच में 31 मार्च आ गया। अब आप इसको इस डेट को सेल नहीं मान सकते, और आपने इसको सेल मान लिया और उस नालायक ने सन के आदमी ने वापस लौटा दिया तो क्या करोगे तुम? तो तुम्हारी वो सेल नहीं हुई ना, तुमने गलत प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया। इसलिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? सुनिएगा ध्यान से। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? सुनिएगा। देखिए, नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले भैया 25 मार्च को माल भेजो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। 25 मार्च को तुमने माल भेजा, नॉर्मल एंट्री कर दो। नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? बबलू अकाउंट डीआर टू सेल्स 50,000 की एंट्री कर दो। अब 31 मार्च आया, when approval is not received। अब तुम्हें अप्रूवल नहीं मिला। अब ये अप्रूवल हो सकता है 4 अप्रैल को मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले, लेकिन भैया 31 मार्च को आप उसको सेल नहीं मान सकते। कैंसिल कर दो। सेल्स अकाउंट डीआर टू बबलू, सेल्स को कैंसिल कर दो। अब तुम बोलोगे कि सर आपने सेल्स रिटर्न क्यों नहीं लिखा? यहां पे सेल को कैंसिल करने में और कस्टमर ने माल वापस लौटाया, दोनों में फर्क है। सेल को कैंसिल करना मतलब सेल्स टू बबलू हो गया, और अगर वो माल वापस लौटा दे तो उसे सेल्स रिटर्न टू बबलू बोला जाएगा। दोनों में फर्क है। यहां पे मैं मेरी मर्जी से उसको कैंसिल कर रहा हूं, मैं उसको सेल नहीं मान रहा हूं। मैंने मानी, मैंने कैंसिल कर दी, बाद में देखूंगा उसको अप्रूवल से मिल गया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैंने इस डेट को 31 मार्च को जो लफड़ा होने वाला था ना, वो लफड़ा नहीं होने दिया। अब मेरे इस साल के प्रॉफिट में इस सेल का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होएगा। बोलो प्रयागराज, पटना, लक्ष्मीनगर, बठिंडा, आगरा, समझ में आया क्या? इतना समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं। कर सकते हो लक्ष्मीनगर, कोई मनाही नहीं है। सेल्स रिटर्न लिख के कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर होता है सेल्स टू बबलू। ठीक है? पटना बेटा हुआ नहीं है, तुम सुनो तो सही मेरी बात। हुआ नहीं है अकाउंट क्लोज। मैं 31 मार्च को ही एंट्री कर रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि अगर वो क्लोज हो जाए और अप्रूवल 4 अप्रैल को मिले तो। अभी तो तुम लाइव चल रहे हो ना, 25 मार्च को माल भेजा, फिर 31 आई है, उस दिन तुमने क्या काम किया वो बता रहा हूं। ठीक है? अब देखो, अब हुआ क्या?
नेक्स्ट ईयर 4 अप्रैल को इफ अप्रूवल रिसीव्ड, अगर उसने 4 अप्रैल को माल का अप्रूवल दे दिया, मतलब उसने बोला भैया मैंने इसको सेल मान लिया है, तो क्या आज से पहले तुमने इसकी सेल की एंट्री करी है क्या? जवाब दो मुझे, क्या आज से पहले तुमने इसकी सेल की एंट्री करी है क्या? पटना, बठिंडा, बिलासपुर, आगरा नहीं करी ना? अरे पटना एक बात बताओ बेटा, करी तो थी मैंने एंट्री। अरे नालायक आगरा, करी तो थी मैंने, सेल की एंट्री करी। ओ अच्छा सर ऐसा, आपने तो सर वो एंट्री कैंसिल कर दी थी। ओ क्या बात है, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है। कोई नालायक ऐसा नहीं है जो उल्टा टेढ़ा बेटा जवाब दे। अरे बोलो बोलो, तुम्हें सबको समझ में आ रहा है? ओहो प्रयागराज को देखो सर, कह सकते हो। क्या बात है बठिंडा, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, तुम बढ़िया पढ़ रहे हो। अब देखो इनके जवाब सुनना। हाँ अब देंगे नए नए जवाब। सर आप क्या सर, हम ही बढ़िया पढ़ रहे हैं। इफ अप्रूवल रिसीव्ड, अगर अप्रूवल मिला तो सेल की एंट्री बना दो, पब्लू अकाउंट या टू सेल्स 50,000, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, या तो ये काम होएगा या फिर दूसरा काम होएगा 4 अप्रैल को, या तो ये काम होएगा या दूसरा काम होएगा 4 अप्रैल को। फटाफट मुझे जवाब देना, सारे बच्चे जवाब देना। इफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने माल वापस लौटा दिया, कस्टमर ने माल वापस लौटा दिया। सोच समझ करके जवाब देना, सोच समझ करके जवाब देना। इफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो 4 अप्रैल को तुम क्या एंट्री करोगे? इफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, 4 अप्रैल को तुम क्या एंट्री करोगे? बरेली, आय हाय तुमने तो दिल जीत लिया बरेली आज मेरा, क्या बात है बठिंडा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे नो एंट्री। नालायक प्रयागराज, एक चाटा मारूंगा मैं तेरे को। अरे नालायक देख इधर देख, 25 मार्च को माल भेजा और 31 को तुमने कैंसिल कर दिया, तो ना भेजने की एंट्री बनाई ना कैंसिल करने की बनाई। जब कुछ लेन देन हुआ ही नहीं, तुमने माल दिया, उसने वापस लौटा दिया, तुम एंट्री पहले ही बना चुके हो, अब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा अच्छा सर ऐसा, अरे हां प्रयागराज ऐसा, समझे? एंट्री बन चुकी है, अब बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा अब एक बात और जवाब देना। 4 अप्रैल को 4 अप्रैल, समझ गए क्या? आगरा तुम समझे? इफ अप्रूवल इज नॉट रिसीव, उस नालायक आदमी से अप्रूवल नहीं मिला, एंड अप्रूवल टाइम पीरियड, आगरा रुक जाओ, मैं सब बताऊंगा, तुम तसल्ली रख लो। एंड अप्रूवल टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड, अगर उसने 4 अप्रैल तक अप्रूवल भी नहीं दिया और टाइम खत्म हो गया, अब बोलो क्या करेंगे? अप्रूवल भी नहीं देके गया नालायक, टाइम भी खत्म हो गया, रिटर्न भी नहीं किया, तो सर ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल, ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल कर देंगे। और नॉर्मल सेल की हम क्या करेंगे?
एंट्री पास करेंगे। नॉर्मल सेल की हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। बोलो हाँ या ना। बिलासपुर समझ में आया? बोलो आगरा, पटना, बठिंडा, बरेली, प्रयागराज, बिलासपुर, काशीपुर, काशीनाथ, कहां हो तुम? समझ में आया तुम्हें? क्लियर? वेरी गुड। उसको नॉर्मल सेल की एंट्री मान लेंगे। अच्छा अभी मेरे को एक बात का जवाब देना। 31 मार्च को एक लफड़ा हो गया। 31 मार्च को एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ? सर हमने उसको 50,000 का माल दिया, उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो हमने उसको सेल नहीं माना। तो हमने पहले माल भेजा, फिर उसको सेल को कैंसिल कर दिया। तो सर वो सेल तो 0 हो गया, लेकिन सर इस माल का मालिक कौन है? पटना अगर तुम ये काम नहीं करते हो ना बेटा, पटना मैंने ये समझाया कि अगर 31 मार्च को तुम ये एंट्री नहीं बनाते हो और फिर 4 अप्रैल को देखते हो, तब वो बात हो सकती है कि अकाउंट तो क्लोज हो गया और हमारा प्रॉफिट उसमें इंक्लूड हो गया, हमने कैंसिल नहीं किया। लेकिन मैं तो अब उसको कैंसिल कर रहा हूं ना पटना। अरे समझे पटना? ठीक है, इसका माल का मालिक कौन है? सर गुड्डू है। गुड्डू भैया मालिक है इसके, इस पे कालीन भैया का कोई हक नहीं है। अरे ऐसे कैसे आधे आधे दोनों? माल मेरा है, मालिक आधा तू है प्रयागराज, ऐसे कैसे? अब सुनो, 31 मार्च को माल का मालिक तो गुड्डू भैया है, ठीक है, लेकिन माल पड़ा किसके पास है ये बताओ? माल का मालिक तो जो है, ओनर तो है वो गुड्डू भैया है, माल पड़ा किसके पास है? 31 मार्च को अगर अप्रूवल नहीं मिला और टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ तो बबलू भैया के पास पड़ा है, लेकिन उसका मालिक तो मैं हूं ना। इसका मतलब वो मेरे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए, वो मेरे स्टॉक का पार्ट होना चाहिए। वेरी गुड। ऑन 31 मार्च स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर, भैया वो मेरे स्टॉक में होना चाहिए। मैं बोलूंगा मेरे पास लास्ट में कितना स्टॉक बचा, मैंने कहा 10 लाख का स्टॉक तो एक बचा और 50,000 मेरा स्टॉक बबलू के पास पड़ा है। 50,000 का मेरा स्टॉक बबलू के पास पड़ा है। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर 2, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर 2 ट्रेडिंग, बिलासपुर, प्रयागराज। ये एंट्री बेटा तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। लास्ट में जब स्टॉक बच जाता है तो उसकी एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर 2 ट्रेडिंग। क्यों बनती है वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में सिखाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी और तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर 2 ट्रेडिंग अकाउंट, एंट्री बना दी। अच्छा आगरा मेरे को एक बात का जवाब देना, कितने रुपए का स्टॉक बबलू भैया के पास पड़ा है? कितने रुपए का स्टॉक बबलू भैया के पास पड़ा है बताना। अरे बबलू भैया के पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है जल्दी से बताओ। पक्का बरेली 50 का पड़ा है, पक्का बरेली 50 का ही पड़ा है। बिलासपुर नालायक अपने दिमाग को चलाओ, पक्का 50 का पड़ा है। वेरी गुड आगरा। सर 50 का नहीं है वो, सर वो तो 40 का ही है। 50 तो उसकी सेलिंग प्राइस है और हमने कहा 50,000 में 20% तो प्रॉफिट था। इसका मतलब हमारे लिए तो सर वो 40 का ही है ना, तो हमारे स्टॉक में तो 40,000 का स्टॉक इंक्लूड होना चाहिए। बठिंडा समझे? ओ अच्छा सर ऐसा, अरे हाँ ऐसा 40,000 इंक्लूड होना चाहिए ना, 50 नहीं होना चाहिए। आ गया समझ? ये एंट्री तब करते हैं जब 31 मार्च आ जाए बीच में और अप्रूवल टाइम। प्रयागराज एक बात बता, तेरे पास 10-10 हजार रुपए के 4 मोबाइल है, ठीक है? हाँ 20% प्रॉफिट मैंने माना है, वो क्वेश्चन में रेट गिवन होगी। तेरे पास 10-10 हजार रुपए के 4 मोबाइल है, 40,000 रुपए के मोबाइल हो गए, तेरी कॉस्टिंग 40,000 है। तूने ये मोबाइल जो है वो किसी को 50,000 में बेचे, उसने वापिस दे दिए, बोला मेरे को नहीं चाहिए, तेरे पास स्टॉक वापिस आ गया। बता प्रयागराज कितने रुपए का स्टॉक आया?
बता प्रयागराज, तेरे पास कितने रुपए का स्टॉक आया? 50 का स्टॉक आया कि 40 का आया? तो फिर कोई भी टेढ़ा बड़ा क्वेश्चन पूछना है? चलो सारे बच्चे ये लीजिए, एंट्रीज बन गई। सारे बच्चे फटाफट ये सारे टॉपिक नोट करेंगे। अरे मैं बता रहा हूं नालायक, अब मैं बता रहा हूं प्रयागराज, जान दे दूं मैं तेरे लिए अपनी। 20% रेट गिवन होगी, कोई भी रेट गिवन होगी क्वेश्चन में, टेंशन मत ले, तसल्ली रख बस।
हाँ, हो गया नोट? नोट हो गया? अच्छा, ये भी है। चलिए, ये वाला और नोट कीजिए, ये वाला और नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। कितना समय लगाते हो तुम? इतना मैं 7 बार नोट कर लूं, तुमसे एक बार नहीं होता। करते क्या रहते हो तुम? देवा रे देवा, कैसे कैसे बच्चे हैं ये। हाँ, कर लो पटना, कर लो। लास्ट पेज नहीं हुआ, ये लो प्रीवियस दिखाएं। हाँ जी, नोट हो गया, डन। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की तरफ चले क्या? चलो, कौन सा क्वेश्चन है सर? कौन सा चैप्टर है सर? सेल ऑफ गुड्स। ओके सर, ये वाला ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं सारे बच्चे? क्वेश्चन देखेंगे क्या बता रखा है अपने को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या कह रहा है वो।
हाँ, आज का और इश्यू रहेगा आप लोगों का। आप लोगों के सेंटर तक कल तक या परसों तक जब बुक्स पहुंच जाएगी तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी इश्यू नहीं आएगा। सीई सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर, वो अपने कस्टमर को माल भेजता है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कस्टमर को माल सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा जाता है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। ये ट्रांजेक्शन हुए, पहला 15 सितंबर को सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। कॉस्ट में 33 एंड 1/3% माल प्रॉफिट ऐड करके माल अपन ने उसको भेजा, ठीक है। 1 लाख रुपए की सेल करी, 15 सितंबर को माल भेजा था, 20 अक्टूबर को कस्टमर ने 40,000 का माल रिटर्न कर दिया, ठीक है। 40,000 का माल रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है 25 नवंबर को उस कस्टमर से 1 लाख में से 40,000 के माल का अप्रूवल मिल गया और 31 दिसंबर को जो है जब हमारा अकाउंट बंद होने जा रहा था तो 20,000 का ना तो अप्रूवल मिला ना ही उसने रिटर्न किया और अवेटिंग अप्रूवल है। सी रिकॉर्ड्स द सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, मतलब उसको वो नॉर्मल सेल ट्रीट कर चुका है। अवेटिंग है मतलब आ भी सकता और नहीं भी, मतलब टाइम पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, वरना तो मैं उसको कैंसिल कर देता, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता। इसका मतलब 31 दिसंबर के बाद भी माल अप्रूवल पर है, रिटर्न हो भी सकता और नहीं भी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सीई कंपनी में। एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होता है। क्वेश्चन करे क्या? चलो क्वेश्चन करेगा इसका, बोलिए क्वेश्चन करें। अच्छा सर थोड़ा बोर्ड बदलो ना, लो भाई लो। हाँ कैसा लग रहा है? आई होप आपको अब यहां पे पूरा दिखाई देगा। आई होप आपको यहां पे अच्छे से दिखाई देगा, कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है। करें शुरू। सबसे पहले फर्स्ट जब माल अप्रूवल पे भेजा, व्हेन गुड्स सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो आपने 1 लाख का माल अप्रूवल पे भेजा था, माल 1 लाख का माल भेजा था। एंट्री बनाते हैं। चलो सबसे पहले किस डेट को है? 1 मिनट 1 मिनट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपने 15 सितंबर को 1 लाख का माल भेजा, एंट्री क्या बनेगी 15 सितंबर को? 15 सितंबर को एंट्री क्या बनेगी? कस्टमर को माल भेजा, कस्टमर अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कस्टमर को माल भेजा, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? बता दीजिएगा मुझे अगर कोई कंसर्न आ रहा होगा। ये वाला दिखाई दे रहा है? जो अच्छे से दिखाई दे मैं उसी से यूज कर लूंगा। ये वाला त्यागराज, ये वाला तो दिखाई दे रहा होगा आई होप। हाँ ठीक है। कस्टमर को माल भेजा, कस्टमर अकाउंट डीआर टू, हाँ ठीक है, सेल्स 1 लाख का माल भेजा, कस्टमर टू सेल्स एंट्री बना दी 1 लाख रुपए की। अब क्या हुआ? अब 20 अक्टूबर को कस्टमर ने माल वापस रिटर्न कर दिया 40,000 का। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, माल रिटर्न आया ना, माल रिटर्न आया। ब्लैक वर्क करेगा आगरा, ये दिखाई दे रहा है? चलो इसको यूज कर लेते हैं। 20 अक्टूबर को प्रयागराज शायद नहीं दिख रहा है, माल रिटर्न आया, एंट्री क्या बनेगी? नहीं दिख रहा ना, अरे नालायक आगरा, नहीं दिख रहा, ये ठीक है। 20 अक्टूबर को माल वापिस आया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर
टू कस्टमर। हाँ, ये क्वेश्चन तो करा दूं, धन्यवाद। ये एक क्वेश्चन करवा दूं, जान ले लो तुम मेरी। ठीक है, कितने का माल रिटर्न हुआ? 40,000 का। रिटर्न की एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। 25 नवंबर को कस्टमर से रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर कस्टमर। आगरा तुम जवाब दो इस बात का, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम इस बात का जवाब दो कि कस्टमर से 25 नवंबर को अप्रूवल आया। 25 नवंबर को कस्टमर से अप्रूवल आया। पटना बताऊंगा वो क्यों दिया है। 25 नवंबर को अप्रूवल आया, बोलो अब क्या एंट्री बनेगी? 40,000 के माल का अप्रूवल आया, बोलो क्या एंट्री बनेगी? कस्टमर का मुझे नाम नहीं दे रखा था शायद क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने कस्टमर का नाम कस्टमर ही रख लिया, वरना बबलू, गुड्डू, कोई भी नाम होता, पिंटू, चिंटू, तो उन्हीं का नाम लिख लेते। वेरी गुड। प्रयागराज एंट्री बोल। हां, धनबाद एंट्री बोलो, एंट्री। अरे बटिंडा एंट्री बोलो। पक्का बरेली? पक्का ना बरेली? सोच लेना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर कोई एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री क्यों बनेगी सर? क्योंकि हम तो पहले ही इसकी एंट्री पास कर चुके हैं। लेकिन 31 दिसंबर को, अब 31 दिसंबर आया, तो 31 दिसंबर को क्या हुआ? 31 दिसंबर को हमें उस कस्टमर से 20,000 का अप्रूवल नहीं मिला। सर आप इसको सेल नहीं मान सकते, आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करें? करो ना भैया कैंसिल। क्या एंट्री पास करेंगे? सर आपको उस सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट दिया टू कस्टमर। कितनी सेल? 20,000। आपने वो सेल कैंसिल तो कर दी, आपने वो सेल जो है कैंसिल तो कर दी, हमने एंट्री भी बना ली। लेकिन सर आपको एक काम और करना है। आपने उसको कैंसिल कर दिया, सेल्स अकाउंट दिया टू कस्टमर। ठीक है, कितना? 20,000। नेक्स्ट ईयर में काम करना ही नहीं है प्रयागराज हमें, लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा। 31 दिसंबर को वो मेरा स्टॉक है ना, मैं हूं ना उसका मालिक। इसका मतलब मुझे स्टॉक की एंट्री बनानी पड़ेगी। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर, वो मेरे पास नहीं पड़ा, इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर नहीं किया। वेरी गुड। टू ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिक एंट्रीज है, सबको समझ में आ रही है? अरे मेरे जिगर के टुकड़े प्रयागराज बेटा, तेरे को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन मुद्दा यह है, अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट कितनी होगी? अभी के टाइम पे मैं लिख रहा हूं, अभी के टाइम पे मैं इसकी अमाउंट, वेयर इज कैलकुलेटर, अभी के टाइम में यहां लिख रहा हूं 15,000। अब तुम सब के सब टेंशन में आ गए, बोला अरे सर ये 15 कहां से आए? तुम्हें बताओ, ये तुम्हें 4 एंट्री समझ में आई क्या? वो 15 कहां से है वो तो मैं सिखा दूंगा। तुम्हें इन चारों एंट्रीज में कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो प्रयागराज, बोलो इन चारों में कोई दिक्कत है तुम्हें? ये समझ में आ गया क्या? हाँ प्रयागराज, वो परसेंट दिया था ना बेटा, उसी से आया। आ गया, सबको आ गया। ठीक है, पटना 13,200 नहीं होएगा, रुक जा, वो भी बताऊंगा कैसे है। इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं इसके उस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा जिसमें ये
क्वेश्चन निकल के आएगा, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर उसका अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं। ये कैसे आया? अरे धनबाद बेटा, तुम्हें समझ में आया? धनबाद, तुम्हें समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ूं? हाँ, सुनना, यहां नो एंट्री की जगह 40,000 की सेल की एंट्री नहीं कर सकते क्या? बेटा देख, इधर देख प्रयागराज, मैं इसमें से 1 लाख में वो एंट्री कर चुका हूं। 1 लाख में से तो 40 का अप्रूवल मिला, तो मैं तो उसकी देख एंट्री कर चुका हूं। देख 40 का 1 लाख में से रिटर्न आ गया, देख वापस हिसाब हो गया 40 का मेंटेन। 40 का उसको पैसा मांगने लग गया तो 40 वहां मेंटेन हो गया, और 20,000 का जो कैंसिल किया वो मैंने यहां कैंसिल कर दिया। इन शॉर्ट 1 लाख में से 40 का माल बिक गया था ना, तो 40 की तो वो एंट्री बन गई, और 60 मैंने वापस देख कैंसिल कर दी, एकदम हिसाब बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन हो गया। समझा? अब सुनना एक बात, अगर कस्टमर को माल अप्रूवल पे भेजते हैं, कस्टमर को माल अप्रूवल पे भेजते हैं, मैं कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजता हूं। सुनना, एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने तुम्हें कॉस्ट बता रखी है 5 लाख, प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। बताओ सेल्स कितनी होगी? बोलो सेल्स कितनी होगी? हाँ, पटना गलत हो जाएगा, वो पटना 140 की सेल बन जाएगी फिर वो। सेल्स कितनी होगी? सर पहले सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना सर। पहले प्रॉफिट निकालो आप। 5 लाख जो है ना, 5 लाख और उसका 20%, 1 लाख। सेल्स कितनी होगी सर? 6 लाख। राइट? समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अरे बोलो, यहां पे सेल्स है 8 लाख, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। बताओ प्रॉफिट कितना होएगा? 8 लाख का 20%, 1,60,000। अब सेल्स दे रखी है तो तुम कॉस्ट निकाल सकते हो। 8 लाख माइनस 160, 6,40,000। बिलासपुर बराबर है? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो बिलासपुर, क्लियर है? हाँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसे बोलते हैं चंटू बंटू। क्या बोलते हैं? चंटू बंटू। ये चंटू बंटू जो है वो आपके कम से कम 4 पेपर में आएंगे, सॉरी 4 चैप्टर में आएंगे। पूरा इंटर का कॉस्टिंग, पूरा फाइनल का कॉस्टिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। ये इक्वेशन जिस बच्चे को कॉस्टिंग की समझ में आ गई ना, वो कभी कॉस्ट और सेल्स और प्रॉफिट के बीच में कंफ्यूज नहीं होएगा।
लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है सिंघम वाला। चंटू बंटू वाला तो कोई भी कर लेता है, परेशानी होती है जब क्वेश्चन सिंघम वाला आ जाता है, फिर तुम क्या बन जाते हो, च्युइंगम बन जाते हो। हां, पढ़ना सिर्फ ये दो ही, इसलिए सिंघम वाले कॉन्सेप्ट को सीखना। सिंघम वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सिंघम ये कहता है, नए पेज पे सिखा देता हूं, ठीक है। कॉस्ट है 4 लाख रुपए, ठीक है। प्रयागराज क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर 25%, 20%। पहले तो प्रॉफिट बताओ, फिर सेल्स बताओ, ठीक है। अच्छा, इधर लाइन सीधी है क्या? आगरा, आगरा लाइन सीधी है क्या? अरे आगरा लाइन एकदम सीधी है, जिस किसी इंसान की नजरें टेढ़ी है ना, उसको लाइन टेढ़ी नजर आती है। लाइन एकदम सीधी है। %25 कॉस्ट, ठीक है। हाँ, अब सुनो ध्यान से। सर ये है सिंघम। सर ये सिंघम कैसे है? देखो, मैच करते हैं। यहां पे कॉस्ट, यहां पे भी कॉस्ट, यहां पे प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, यहां 20% ऑन सेल। यहां फर्क आ गया। क्वेश्चन में दे तो रखी है कॉस्ट, प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर है। क्वेश्चन में दे तो रखी है कॉस्ट, प्रॉफिट का परसेंटेज भी कॉस्ट पर ही है, तो टेंशन नहीं है सर। टेंशन कहां है? टेंशन है सर, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो दे रखा हो सेल्स पे और दे रखी हो कॉस्ट उल्टा दे रखा हो। यहां देखो सीधा सीधा है ना, दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन यहां पे दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। ये सिंघम है। 4 चैप्टर में आएगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा। अगले चैप्टर में कोई बच्चा अगर मुझसे पूछेगा तो ध्यान रखना, कसम गंगा मैया की, यमुना में बहा दूंगा उसको यहीं पे, कॉस्ट और प्रॉफिट। अच्छा, क्या करें इस क्वेश्चन में? बोलो, क्या आपके पास सेल्स है? क्या आपके पास सेल्स है? सेल्स होता ना सर तो भगवान की दया से देखिए आईसीआई ने आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है, सेल का सीधा परसेंट निकाल करके काम खत्म कर देते। लेकिन टेंशन ये है सर, सेल्स तो दे ही नहीं रखी। क्या करूं मैं? बोलो क्या करूं? पटना, आगरा, बठिंडा, धनबाद, प्रयागराज, क्या करूं? कोई बोलो। अच्छा, लक्ष्मणनगर क्या कह रहा है? क्या मान लूं? कौन बोल रहा है? अच्छा देखो, एक बात सारे सेंटर सुन लेना। अरे बरेली सुन लो, एक्स एज्यूम करेंगे। सारे बच्चों को एक बात बता दूं, नो डाउट तुम एक्स के क्वेश्चन करते हो, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में और अकाउंटिंग में एक्स की कोई जगह नहीं होती है। बाहर आ जाओ उससे, ठीक है, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो कभी भी। हाँ, ठीक है। अब सुनना, पढ़ ले। अब एक लाइन तुम्हें बोल क्या दे, ऐसे पता नहीं खुश होते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कोई इन्होंने कोई अवार्ड जीत लिया क्या सर? हाँ, एक बच्चे से पूछा मैंने कहा बता एक्स का मतलब क्या होता है, तो वो भी तुम्हारी तरह नालायक ही था। कहता सर मैं बहुत प्यार करता था उससे, मेरे को छोड़ के चली गई। अरे मैंने कहा क्या हो गया? मैंने एक्स पूछा, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो बस इसलिए मैंने उसको समझाया, बेटा जिंदगी में और अकाउंटिंग में
एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में जिस पे परसेंटेज दे रखा हो उसको 100 मान लेंगे। नहीं होती है, होती है पटना, वहां होती है, यहां नहीं होती है। ठीक है, सेल्स बाकी आप अमन सर से पूछ लीजिएगा। सेल्स 100, प्रॉफिट 20%। ठीक है, प्रॉफिट 20%। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 100 का 20% मतलब 20 रुपए। 100 का 20% मतलब 20 रुपए। बोलो कॉस्ट कितनी हो गई? 80। तुम्हें मजाक लग रहा है अभी कि बड़ा आसान है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं? 4 चैप्टर में आएगा, हर एक चैप्टर में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, बाद में किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा सर ऐसा? हां ऐसा। ये लो, यहां पे परसेंटेज किस पर है बोलो? सर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, वैसे भगवान ने हमें कम दिया है, उसको कम ही काम में लेना है, बचा के रखना है सर, आगे भी तो काम आएगा। परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मान लो। प्रॉफिट है 20, बोलो सेल्स कितनी होगी? 120। बोलो हां कर रहे हो क्या? सेल्स कितनी होगी? 120। बोलो समझ में आ रहा है? पहले वाले में क्या था? चंटू बंटू था सर, आराम से कोई भी कर सकता है। ठीक है, यहां पे अब मुझे बताओ पटना बेटा प्रॉफिट किस पर है? कॉस्ट पर है। अगर किसी चीज में तुम्हारी कॉस्ट 100 है, उसमें 20 रुपए का तुम प्रॉफिट जोड़ोगे तो पटना कॉमन सेंस लगा के बताओ, माना मुझे पता है तुम में नहीं है फिर भी बता दो, सेल्स कितनी होगी? बोल पटना बोल, सेल्स कितनी होगी? हाँ तो फिर पटना कैसा क्वेश्चन पूछा ये सेकंड? फिर से पटना ये देखा नहीं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं पटना इसको? अब नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं बेटा ये चांटा है, चांटा। जब ये बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लगता है ना तो चांटे बन जाते हैं। और जिस दिन पटना आ गया ना तेरे को चांटे जरूर लगाऊंगा। सेल्स 120, ठीक है। अब ये सिंगम हो गया। अब मुझे जवाब देना, ये 4 लाख रुपए किसके बराबर है? ये 4 लाख रुपए की कॉस्ट 80 के बराबर है और ये 120 रुपए जो है वो किसके बराबर है? जवाब दो। ये 120 रुपए किसके बराबर है? सर ये 10 लाख के बराबर है। बोलो गलत है क्या? ये 120 रुपए 10 लाख के बराबर है। बोलो गलत है क्या? नहीं सर एकदम सही है। तो मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट कितना होएगा? 4 लाख जो है वो 80 के बराबर है, इंटू 20 करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करो तो सेल्स आ जाएगी। अच्छा इधर देखो 10 लाख रुपए किसके बराबर है? 120 के बराबर है, इंटू 20 करोगे तो प्रॉफिट, अच्छा 25 है क्या? ओ सॉरी 25% था ये। यहां पे 25 और 125, यहां पे 125 और यहां पे 25, ठीक है। ये 25% था, 20 नहीं था, ठीक है। अच्छा 10 लाख रुपए किसके बराबर है? सर 10 लाख रुपए 125 के बराबर है, इंटू 100 करो कॉस्ट आ जाएगी। बोलो यहां पे कितना आएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20। सर 1 लाख, यहां पे 5 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 2 लाख और 8 लाख रुपीस। बिलासपुर बराबर है? कोई दिक्कत है?
हाँ प्रयागराज, अब तुम्हें आया, पता चला ना, यूनिटरी मेथड है। 10 मैंगो इतने रुपए के है, एक मैंगो की रेट कितनी होगी, ऐसे 150 मैंगो खरीदने हो, बोलो कितना प्राइस देना होगा। हाँ ये तुम्हें आता है ना, ये तुम्हें आता है ना बिलासपुर, हाँ प्रयागराज तुम्हें आता है ना, इसलिए तुम बोल रहे हो आसान है। वैसे ही बेटा देखो, उन बच्चों ने जो अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने 2 साल अकाउंट्स पढ़ी है, तो उनको अकाउंट जो है वो इतनी आसान लगती है। तुम भी थोड़ा 1-2 महीने का समय दे दो, तुम्हें भी आसान लगेगी, ठीक है। अच्छा अब यही चीज तो मुझे यहां बतानी है, ये स्टॉक विद कस्टमर मैं नहीं बता रहा, मैं बता ही नहीं रहा, मेरे को ये पता है 33 and 1/3। 33 and 1/3 का मतलब आप ये मान के चलना 33.33%, 33.33% प्रॉफिट है। जवाब दे दो मुझे कितना आएगा, 33.33%, बोलो। है बोलो कितना आएगा। फटाफट जवाब दो मुझे। सर आप ये बोलो 20,000 जो है ना। अच्छा पहली बात तो एक बात बताओ, सिंगम है कि चंटू बंटू? सर ये सिंगम है। कैसे सिंगम है सर? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दे रखा है इधर सेल्स। तो 20,000 जो 133.33 के बराबर है, इंटू 100 कर लो। 20,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100 कितना आएगा? 15,000 ही आएगा। नालायक प्रयागराज, ढंग से कर। साइंस बैकग्राउंड का हूं सर मैं, मेरे को आता है ये सब, आता है। लेकर 13,000 आंसर निकाल रहा है। आया समझ में? सारे बच्चों को आया क्या? धन्यवाद। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को अगर ये नोट करना हो तो वो नोट कर लीजिए। ये चंटू बंटू वाला केस है और ये सिंगम वाला केस है। ये लीजिए, ये सिंगम है और ये एग्जाम में आता है और तुम लोग चिंगम बन जाते हो। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आज आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, होमवर्क तो मिलेगा। अरे सर होमवर्क मत दो ना, होमवर्क मत दो बस, आप बाकी कुछ भी दे दो। जल्दी से नोट करें। अरे नहीं प्रयागराज, 20,000 तो सेलिंग प्राइस है बेटा, 20,000 तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का करना है। तो 20,000 तो सेलिंग प्राइस है ना, 1 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस थी। वो 1 लाख का माल जो था ना, वो एक्चुअली 75 का था, जो हमने 25% उसमें, सॉरी 33.33% जोड़ के 1 लाख में भेजा था। ठीक है, डन, बटिंडा हो गया। चलिए तो होमवर्क भी लिख लो। ये हो गया हो तो होमवर्क भी लिख लो। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है? एक तो आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हाँ, As Limited send out its goods to dealer on sale or return basis, all transactions are however treated as actual sales। ये लिखते ही क्या समझ में आ गया? ये लिखते ही समझ में आ गया सर, कैजुअली बेसिस है। एंड आर पास थ्रू द डे बुक, और डे बुक में पास हो गया। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31/12/2016 200 सच गुड्स हैव बीन सेंट टू ए डीलर। 200 रुपए का जो माल है वो 250 में भेजा है। 200 वाला माल 250 में भेजा, उसकी कॉस्टिंग 200 रुपए। भगवान इसका भला करे, इसके 20-20 बच्चे हों जो बुढ़ापे में इसकी सेवा करे। इसने हमें 200 रुपए तो कॉस्ट प्राइस दे दी, 250 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस दे दी। टेंशन नहीं है सर, हमें ये वो परसेंट, सिंगम, चंटू बंटू कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकल के आ गया। इसने साफ साफ हमें बता रखा है। चलो ये अच्छी बात है भाई। ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑफ दीज गुड्स ऑन 31/12/2016 50 रिटर्न आ गई। देखो कितना माल भेजा था, 200 यूनिट है, 50 तो रिटर्न आ गई, तो रिटर्न की एंट्री। 70 बिक गई,
70 बिक गई और बाकी बची कितनी 80, जो 80 है। वाइल फॉर द अदर गुड्स द डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर, और वो एक्सपायर नहीं हुआ, इसका मतलब अप्रूवल का टाइम पीरियड पड़ा है। और यहां पे 31 मार्च को अकाउंट बंद हो गया, आपको एंट्रीज पास करनी है। कर लोगे क्या? बोलो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? बोलो सारे बच्चे बताओ मुझे, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, हाँ या ना? हो जाएगा? वेरी गुड बटिंडा, वेरी गुड बिलासपुर। हाँ मैं नहीं बता रहा प्रयागराज, मैं नहीं बता रहा, खुद करो, तुम साइंस बैकग्राउंड क्यों ना तुम। एक और दे दूं क्या? एक और दे दूं? हाँ जा रहा है, आगरा जा रहा है। हाँ कई बच्चे जो है ना, जैसे हाँ होमवर्क से परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपको घर से करने हैं। हाँ ये आराम से वाला बेटा हापुर, आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए आईसीआई के वेबसाइट पे जाकर के। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, चलिए आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कैसे जाकर के आपको डाउनलोड करना है। आपको